हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस पेपर का अकाउंटेंसी का जो सेट बी है वो आज हम हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंट्स, अभी जो अभ्यास प्रश्न आ रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं। मतलब वही का वही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन उस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे सेट बी का। सेट ए में इसके पहले करा चुका हूँ, जो कि 3 वीडियो हैं उसके, और उसमें आप पूरे सॉल्यूशन जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके अंदर दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक साझेदारी फर्म वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार करती है, जैसे एकाकी व्यापार में जर्नल, लेजर, तलपट, व्यापार लाभानी और चिट्ठा, ये बनाया जाता है। ऐसे साझेदारी, तो साझेदारी में भी जर्नल, लेजर, तलपट, व्यापार लाभानी और चिट्ठा ये बनता है। लेकिन इसके बाद में जो लाभ हानि खाते के बाद जो शुद्ध लाभ आता है, शुद्ध लाभ का वितरण करने के लिए एक लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है या लाभ हानि वितरण खाता बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक साझेदारी फर्म वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार करती है, तो व्यापार खाता भी बनाती है, लाभ हानि खाता भी बनाती है, लाभ हानि नियोजन खाता और चिट्ठा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, सी। फिर है, निम्न में से ख्याति की विशेषता क्या है? तो टूट फूट होना, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, इसलिए टूट फूट होगी नहीं उसमें। शासित होना, ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता। मूल्य में उच्चावचन होना, ये भी उसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन एक कृत्रिम संपत्ति, ख्याति एक कैसी संपत्ति है? ये कृत्रिम संपत्ति है, ये है ना, इसको माना गया है ये। फिर है, ए, बी तथा सी लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर करके देखते हैं। ये 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, जो समान अनुपात में मतलब बराबर बराबर लाभ का विभाजन करते हैं। पी अवकाश ग्रहण करता है। ए और सी का जो नया अनुपात है 5:4 है। लाभ बांटने हेतु सहमत है, उनका लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा? तो आप सभी को मालूम है कि लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या है। जैसे यदि हम यहाँ पर लिखे कि लाभ प्राप्ति अनुपात, तो उसका फॉर्मूला क्या है? लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया ऋण पुराना। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन बचा है? ए का नया कितना है? 5/9। पुराना कितना है उसका? बराबर बराबर है, मतलब ए बी सी है तो 1/3। इसी प्रकार से कौन बचा? सी, उसका क्या है? 4/9। पुराना क्या है? 1/3। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा? हम एलसीएम 9 लेंगे, तो 5 और 3 क्या बचा? 2/9। यहाँ पर भी 9 आएगा, तो 4, 3, 1/9। जब हर समान हो तो हम इसको 2:1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? प्राप्ति अनुपात आ गया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह पूंजी जिससे अधिक अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। भाई, वह पूंजी जिससे अधिक अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है, जो समामेलन की प्रक्रिया होती है, तो कंपनी के प्रवर्तकों के द्वारा रजिस्ट्रार के सामने अपनी एक पूंजी की घोषणा की जाती है कि कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी होगी। मतलब जिस पूंजी से रजिस्ट्रेशन होता है वह अधिकृत पूंजी कहलाती है। मतलब कि उस पूंजी से अधिक कंपनी अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। मतलब यहां पर वो पूंजी कौन सी आएगी? अधिकृत पूंजी आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? अधिकृत पूंजी। इसके बाद है, संचय पूंजी को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है? तो जो संचित पूंजी है, चालू दायित्व, विविध व्यय, अंश पूंजी या संचय या अधिक, तो किस में आएगी? वो संचय और अधिक के अंतर्गत आएगी। ठीक है, संचय पूंजी को आर्थिक चिट्ठे में इस शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है। तो चालू दायित्व, विविध व्यय, अंश पूंजी और संचय और अधिक। ठीक है, फिर निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है? गैर रोकड़ मद मतलब कि नगद मद नहीं है। अब ख्याति का अपलेखन, ख्याति के अपलेखन से कोई पैसा नहीं जा रहा है,
अप्राप्त ऋण के लिए प्रावधान, इसमें भी ये किसी प्रकार का कोई नगद व्यवहार नहीं है, खास ये भी कोई नगद व्यवहार नहीं है, लेकिन नगद विक्रय ये एक नगद व्यवहार है। और यहाँ बोला है गैर रोकड़ मद, मतलब जो कि नगद व्यवहार नहीं है। तो क्या आएगा? आंसर ए आएगा। अब हम चलेंगे रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में सबसे पहला दिया है कि साझेदार जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय का संचालन करते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फर्म। फिर है फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा दी जाने वाली राशि वो क्या कहलाती है? पूंजी। तो जब साझेदार प्रवेश करता है तो वो दो चीजें लेकर आता है, एक पूंजी और दूसरा ख्याति के लिए प्रीमियम। पूंजी से उसे संपत्तियों में हिस्सा मिलता है और ख्याति से उसे लाभ में हिस्सा मिलता है। लेखांकन मानक के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही पुस्तकों में किया जाता है। तो लेखांकन मानक 26। अब यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो ये बोलता है कि फर्म की पुस्तकों में केवल वही ख्याति दर्शाई जाए जिसे साझेदारों के द्वारा खरीदा गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि ये जो ख्याति होती है वो खरीदी कब जाती है? तो जैसे मान लो आप कोई व्यवसाय खरीद रहे हैं, कोई दुकान खरीद रहे हैं, तो जिस जिस जगह को आपने खरीदा है यदि आप उसको उसके नाम के साथ खरीद रहे हो कि उस दुकान का नाम जो पहले से जो था उसी नाम से आप आगे बढ़ाओगे, तो आप उसकी ख्याति भी खरीद रहे हो। मतलब यदि 5 लाख की दुकान है और उसकी जगह यदि आप 5.5 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हो, 50,000 रुपये ऊपर उसके नाम का उपयोग करने के लिए दे रहे हो, तो वो 50,000 वो ख्याति खरीदी हुई ख्याति कहलाएगी, क्योंकि इसका आपने नगद भुगतान किया है और इसे पुस्तकों में दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसीलिए तो ये जो दर्शाई हुई ख्याति है, जब नया साझेदार आता है तब पुरानी ख्याति को पहले हमें पुस्तकों से हटाना पड़ता है, क्योंकि ये आपकी कमाई हुई ख्याति नहीं है, ये आपने खरीदी हुई ख्याति है और खरीदी हुई ख्याति को पहले आपको फर्म की पुस्तकों से हटाना पड़ता है। तो इसीलिए जो लेखांकन मानक 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही पुस्तकों में होता है। फिर अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो कौन सी पूंजी कहलाती है? निर्गमित पूंजी कहलाती है। फिर है यदि अंशहरण के संबंध में कोई अंतरण्य में उल्लेख नहीं हो तो यहाँ पर सारणी F के दिए गए नियमों का पालन करना होता है। और दो पारस्परिक आंकड़ों के मध्य संबंध ये क्या कहलाता है? लेखांकन अनुपात कहते हैं, लेखांकन अनुपात। ठीक है, तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। इसके बाद हम सही जोड़ी देखेंगे। सही जोड़ी में दिया है पुनर्निर्गमन पर कटौती की राशि। तो पुनर्निर्गमन के ऊपर जब हम अंशों का हरण करते हैं तो अंशों के हरण के बाद उन अंशों का पुनर्निर्गमन किया जाता है। तो भाई जिन अंशों का आपने जब्त किया है 100 रुपए का अंश है, तो अब पुनर्निर्गमन पर हो सकता है कि कोई उसको नहीं खरीदे, तो आप उसको डिस्काउंट देंगे। तो जो डिस्काउंट है वो कितना होना चाहिए? तो आपकी जो जब्त की गई जो राशि है उससे अधिक नहीं हो सकता। पुनर्निर्गमन पर जो डिस्काउंट है, जो कटौती की राशि है, वो जब्त की गई राशि से अधिक नहीं हो सकता। अंश हरण पर अंश पूंजी कम हो जाती है। तो आप अंशों का हरण करेंगे तो आपकी जो निर्गमित पूंजी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऋण पत्रों पर प्रीमियम ये क्या है? एक प्रकार का पूंजीगत लाभ है। ऋण पत्रों की राशि पर जो प्रीमियम मिलेगा, ऊपर का जो पैसा मिलेगा, वो लाभ है। ऋण पत्र निर्गमन पर कटौती, भाई ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो एक प्रकार की कृत्रिम संपत्ति मानी जाती है। जैसे प्रारंभिक व्यय या डिस्काउंट, ये सब कृत्रिम संपत्ति मानी जाती है। फिर है पूंजीगत कार्य प्रगति। अब ये पूंजीगत कार्य प्रगति मतलब ये किस प्रकार का कार्य है? ये गैर चालू संपत्तियां हैं, तो हम क्या बोलते हैं? गैर चालू संपत्ति। फिर है चालू कार्य। चालू कार्य मतलब चालू संपत्ति। और अंशों का निर्गमन मतलब ये कौन सी क्रिया है? ये वित्तीय क्रिया है। वे अंशों के निर्गमन से संबंधित क्रिया कौन सी है? जिसे हम वित्तीय क्रिया कहते हैं। बहुत ही अच्छी सही जोड़ी है। फिर है सत्य सत्य में चलेंगे हम। सत्य सत्य में लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि खाता का विस्तार होता है। बिल्कुल राइट है। तो लाभ हानि खाता बनाने के बाद लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। क्यों? शुद्ध लाभ को बांटने के लिए। तो ये उसका एक अगला कदम हुआ। फर्म की विगत हानियों के लिए नया साझेदार उत्तरदायी होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो तो अभी आया है, तो पुरानी हानियों से उसका कोई लेना देना नहीं है।
मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज देना पड़ता है। बिल्कुल। फिर साझेदारी फर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते का शेष साझेदारों के पूंजी खातों में अंतरित किया जाता है। सही है। अंशहरण खाते का शेष चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। गलत है, क्योंकि अंशहरण खाते का शेष हम कहाँ ले जाते हैं? पूंजी संचय खाते में ले जाते हैं, और पूंजी संचय चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय और आधिक्य में दर्शाया जाता है। ये गलत हो गया। ऋण समता अनुपात अल्प अवधि की वित्तीय स्थिति की माप करता है। गलत है, क्योंकि जो ऋण समता है, ऋण और समता, समता मतलब इक्विटी और ऋण मतलब यहाँ पर कौन से ऋण से हो गया? दीर्घकालीन अवधि के। तो यहाँ पर ये गलत हो गया इसलिए। अब एक वाक्य में चलेंगे हम। एक वाक्य में दिया है कि साझेदार द्वारा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि पर एक समान राशि आहरण करने पर कितने माह के लिए ब्याज की गणना की जाती है। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको पहले हमारे वीडियो यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको आहरण पर ब्याज की गणना की अलग अलग विधियां मैंने समझाई हुई है। दो प्रकार की विधियां हैं, एक तो गुणनफल विधि और दूसरी औसत अवधि विधि। यहाँ पर औसत अवधि विधि लागू है। क्यों? यदि प्रत्येक माह एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय अंतराल पर यदि आहरित की जाती है तो वहां पर एक एवरेज जो औसत अवधि विधि है वो उस विधि से आहरण पर ब्याज की गणना होती है। उस समय यदि प्रत्येक माह के प्रथम दिन आहरण एक निश्चित धनराशि का आहरण करता है तो 6.5 माह, प्रत्येक माह के मध्य में यदि एक निश्चित धनराशि का आहरण करता है तो 6 माह, और यदि प्रत्येक माह के अंत में एक निश्चित धनराशि का आहरण करता है तो 5.5 माह का आहरण पर ब्याज लगेगा। वहां पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुल आहरण गुणित दर, आहरण पर ब्याज की दर गुणित औसत अवधि, मतलब प्रत्येक माह के प्रथम दिन तो 6.5 माह, मध्य में है तो 6 माह और अंत में है तो 5.5 माह, बटे 100 गुणित 12। अब यहाँ पर बोला है कि साझेदार द्वारा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि पर, अब अंतिम तिथि आ गई मतलब कितने? 5.5 माह, एक समान राशि आहरण करने पर कितने माह के लिए ब्याज की गणना करना होगी। तो यहाँ पर कितने माह की? 5.5 माह की। ठीक है। फिर है या फिर आप उसको 5.5 ऐसा लिखो, ज्यादा बेटर होगा, 5.5 माह। फिर है संपत्ति का मूल्य कम होने पर इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। इसका भी एक फार्मूला है कि संपत्ति में मूल्य में कमी पर डेबिट और वृद्धि पर क्रेडिट, दायित्व के मूल्य में वृद्धि पर डेबिट और कमी पर क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है भाई? ख्याति का जब भी हम मूल्यांकन करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? तो हम लाभ लेते हैं, गत वर्षों के लाभ के आधार पर। फिर एक साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है? तो स्पष्ट है, जब वार्षिकी द्वारा भुगतान किया जाएगा तो वार्षिकी उच्चंत खाता, एनुअल सस्पेंस अकाउंट। फिर साझेदार के पागल होने पर फर्म का जो विघटन है इस प्रकार किया जाता है तो वो होगा अनिवार्य विघटन। फिर अंशों के अधिकार को त्याग करना, अंशों का समर्पण, अंशों का समर्पण। क्यों? क्योंकि समर्पण कब होता है? अपनी मर्जी से होता है, और साझेदार खुद अपने अंशों का समर्पण कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो वो अंशों का समर्पण कहा जाता है। ऐसी एक मद का नाम बताइए जिससे आय में वृद्धि होती है किंतु रोकड़ में नहीं। तो उपार्जित आय। तो ये तो हम 11वीं से पढ़ रहे हैं कि आय आपने कमा ली है लेकिन आपको अभी हाथ में नहीं आई है, तो ऐसी आय क्या कहलाती है? उपार्जित आय। मतलब आय में वृद्धि हो गई है लेकिन आपका पास कैश अभी नहीं आया है, तो ऐसी आय उपार्जित आय कहलाती है। तो ये थे हमारे 32 नंबर के 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव। अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहला 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के प्रथम दिन 1500 रुपये वर्ष पर आहरित करता है तो 10% वार्षिक दर से वर्ष का आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, प्रत्येक माह के प्रथम दिन एक निश्चित धनराशि यदि वह आहरण करता है तो 6.5 माह, प्रत्येक माह के मध्य में एक निश्चित धनराशि आहरण करता है तो 6 माह,
प्रत्येक माह के अंत में एक निश्चित धनराशि आहरण करता है तो 5.5 माह। यहाँ पर प्रत्येक माह के प्रथम दिन मतलब हम 6.5 माह का आहरण करेंगे, आहरण पर ब्याज लगाएंगे। 1500 रुपये है, 10% राशि की दर है, हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 6, आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण पर ब्याज की गणना। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम डार्क कर। अब हम यहां पर लिखेंगे आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण गुणित ब्याज की दर गुणित औसत अवधि बटे 100 गुणित 12। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब हम कुल आहरण देखेंगे, तो कुल आहरण मतलब 1500 रुपये प्रति माह आहरण किया तो 12 महीने के, फिर ब्याज की दर हो गई 10, और जो माह हो गए वो कितने माह होंगे, 6.5 माह बटे 100 गुणित 12। 6.5 माह को आप ऐसा लिखो, 6 सही 1/2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 1500 गुणित 12 मतलब 18,000 गुणित 10 बटे 13 बटे 100 गुणित 12 गुणित 2। अब इसको हम हल करेंगे, ये काट दिया, फिर 2 से 5 को काट दिया, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। ठीक है, 15 पंजे 75 गुणित 13, तो 13 पंजे 13 को 52, 13 पंजे 65, 13 7 91 और 6 97, ये आ गया 975 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर, आहरण पर ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुल आहरण गुणित ब्याज की दर गुणित औसत अवधि बटे 100 गुणित 12। प्रथम माह के प्रथम दिन है तो 6.5 माह, मध्य में तो 6 माह और अंत में है तो 5.5 माह। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 के बाद 16 नंबर पे आ गए हम। ए, बी और सी 2-2-1 के अनुपात में एक फर्म में साझेदार हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है और इस संदर्भ में ख्याति की गणना 3 वर्ष के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के मूल्य पर किया जाना है। गत 3 वर्षों का लाभ 10, 15 और 8,750 रुपये है। ख्याति के समायोजन की प्रविष्टि करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बी अवकाश ग्रहण कर रहा है, ए, बी और सी 2-2-1 के अनुपात में लाभ विभाजन कर रहे हैं और हमें उनके औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन निकालना है और पंजी प्रविष्टि करना है। किसकी, ख्याति के समायोजन की पंजी प्रविष्टि। मैंने पहले बोला था कि सवाल में आपको ये देखना है कि क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ख्याति समायोजन के आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक याद दिला दो कि जब भी अवकाश ग्रहण होता है तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट होता है और जो शेष साझेदार है मतलब प्राप्ति करने वाले साझेदार है उनका पूंजी खाता डेबिट होता है। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखना है कि जब कोई नया अनुपात नहीं दिया हो तो जो बचा हुआ अनुपात ही उनका प्राप्ति अनुपात माना जाता है। तो बी के जाने के बाद उनका प्राप्ति अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। तो यहाँ पर हम ये 10, 15 और 8,750 का औसत निकालेंगे, फिर 2 का गुणा करके ख्याति आ जाएगी, उसमें बी की ख्याति निकालेंगे और बी की ख्याति को इनके 2:1 में बांट देंगे। तो वहां पर जो जनरल प्रविष्टि होगी बी क्रेडिट होगा और ए और सी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम हल कर लेते हैं।
16 नंबर। तो कितने साझेदार हैं? ए, बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2, 2 और 1। अवकाश कौन ग्रहण कर रहा है? बी अवकाश ग्रहण कर रहा है। अब हमें सबसे पहले तो ख्याति के समायोजन के लिए जनरल प्रविष्टि करना है, तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे यहाँ पर ख्याति। तो ख्याति की गणना करने के लिए हमें औसत लाभ निकालना है। क्या निकालेंगे हम? औसत लाभ। औसत लाभ बराबर गत 3 वर्षों के लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या। अब गत 3 वर्षों का लाभ कितना है? 10,000, 15,000, 8,750 बटे 3। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 10 और 15 25, 5 30, 33,750 बटे 3। इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 11,250। ये क्या आ गया? हमारा औसत लाभ आ गया। अब ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। औसत लाभ आया आपका 11,250 गुणित 2, तो ख्याति कितनी आ जाएगी आपकी? 22,500। ये आ गई फर्म की कुल ख्याति। क्या आ गई? ये फर्म की कुल ख्याति। अब ये फर्म की कुल ख्याति में अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार कौन है? बी। तो बी की ख्याति कितनी होगी? बी की ख्याति कितनी होगी? 22,500 गुणित बी का हिस्सा कितना है? 2/5। तो बच्चों का 20, 55, 25, 45 गुणित 2 मतलब 9,000। ये आ गई बी की ख्याति। अब बी को कितने देना है? 9,000 ख्याति देना है। अब अभी मैंने बताया कि अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट होता है, मतलब बी का पूंजी खाता क्रेडिट हो गया 9,000 से। अब उसको ये 9,000 कौन देगा? ए और सी। और किस अनुपात में देंगे? तो 2:1 में देंगे। का मतलब यहां पर वो जो 9,000 है उस 9,000 को वो 2:1 में बांट देंगे। ठीक है, तो जो ए है 9,000 में से कितना हिस्सा देगा? 2:1 में देंगे, मतलब 2/3। 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6,000 ए देगा। सी कितना देगा? 9,000 गुणित 1/3, तो 3 तिया 9, 3,000 रुपये ये देगा। ए देगा 6,000 और सी देगा 3,000। क्या जनरल प्रविष्टि होगी? ए का पूंजी खाता डेबिट, सी का पूंजी खाता डेबिट, पी के पूंजी खाते से 6,000, 3,000 और 9,000। और समरी आ जाएगी हमारी ख्याति का समायोजन। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो सवाल है कि सबसे पहले तो हमें ख्याति निकालना है। ख्याति निकालने के लिए हमने औसत लाभ निकाला, फिर फर्म की कुल ख्याति निकाल आई, उसमें बी की ख्याति निकाल आई। अब बी को जो ख्याति का भुगतान करेंगे ए और सी, तो उनका प्राप्ति अनुपात में वो हमने बांट दिया और एक समायोजन प्रविष्टि होगी। हमारे से पूछा है समायोजन प्रविष्टि और ये है समायोजन प्रविष्टि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
16 में ही अथवा दिया है कि ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को पूंजी अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी है 75, 50 और 25। अब यहां पर देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूंजी अनुपात है। अब यदि पूंजी अनुपात आपको निकालना है तो बहुत इजी है। तो ये 75,000 अनुपात 50,000 अनुपात 25,000, ये 30, ये 30, ये 30, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। ये आपका रेशो निकल आया 3:2:1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सी अवकाश ग्रहण करता है और ए तथा बी का लाभ विभाजन अनुपात 1:2 है। ये उनका नया अनुपात दे दिया। अब देखिए यहाँ पर यदि प्रश्न में अवकाश ग्रहण वाले प्रश्न में यदि नया अनुपात दिया हो तो आपको प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। प्राप्ति अनुपात मतलब कि नए में से पुराना घटाना पड़ेगा। सी के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का मूल्यांकन 30,000 किया गया। ये फर्म की ख्याति है 30,000, उसमें सी की ख्याति निकालेंगे और प्राप्ति अनुपात जो आएगा उसमें हम बांट देंगे। ठीक है, तो सी के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति के लेखांकन की प्रविष्टियां कीजिए। तो हम यहाँ पर उस जैसे अभी हमने किया था ऐसे ही हमें करना है। 16 का अथवा, ठीक है, तो यहां पर भी वही लिखेंगे ए बी और सी। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 75,000, 50,000 और 25,000। मतलब उनके जो पूंजी है वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ए बी और सी, तो ए बी और सी अपना लाभ विभाजन किस अनुपात में करते हैं, उनकी पूंजी अनुपात में। पूंजी है 75, 50 और 25। तो पहले हम रेशो निकालेंगे। 30 से 30 तीनों में कट गया। एक ही संख्या से तीनों कटना चाहिए। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। ये आपके पास रेशो आ गया। अब यहाँ पर अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार कौन है, सी। ठीक है, अब सी के अवकाश ग्रहण करने के बाद जो ए और बी है, ए और बी का नया अनुपात जो आया है वो 1:2 है। क्या है, 1:2 है प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फर्म की ख्याति कितनी है, फर्म की ख्याति 30,000। फर्म की ख्याति कितनी है देख लेते हैं। 30,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें सी की ख्याति कितनी होगी, सी की ख्याति तो 30,000 गुणित सी का हिस्सा कितना है, 1/6, तो 6 पंजे 30, मतलब सी की ख्याति कितनी हो गई, 5,000 हो गई। अब सी को 5,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा और कौन करेगा, ए और बी करेंगे। और किस अनुपात में करेंगे, अब यहां पर नया अनुपात दिया है 1:2। तो हमें सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। तो प्राप्ति अनुपात बराबर नया ऋण पुराना। ठीक, अब कौन बचा, ए का नया कितना है, 1/3, पुराना 3/6। ठीक है, तो और बी का 2/3 और 2/6। ठीक है, अब यहां पर 1/3 और 3/6 यदि आप निकालोगे तो ये 6 आया एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और ये 3। तो यहाँ प्राप्ति नहीं आ रही, उसका त्याग आ रहा है। अब यदि हम यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ पर ये क्या आ रहा है, उसका 1/6, ये प्राप्ति नहीं आ रही, ये क्या आ रहा है, त्याग आ रहा है। इसी प्रकार से 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2/6 ये आ रही है प्राप्ति। ठीक है,
अब उसका हिस्सा है 1/6 और यहाँ आ रहा है 2/6। संभव है ही नहीं, वो 1/6 का त्याग कर रहा है और 2/6 प्राप्त करे, ये संभव नहीं है। और त्याग तो हो ही नहीं रहा है, वे त्याग क्यों करेगा? क्योंकि सी जब अवकाश ग्रहण कर रहा है तो सी के हिस्से को प्राप्त किया जा रहा है, तो कोई भी साझेदार त्याग नहीं करेगा। इस सी का त्याग है तो ए और बी तो प्राप्त करेंगे, या तो इसका 0 आएगा आंसर या फिर कुछ प्राप्ति अनुपात आएगा। दूसरा, ये 2/6 हिस्सा प्राप्त कर रहा है जबकि 1/6 उसका है, मतलब यहाँ पर ये जो उनका जो नया रेशो है ये गलत है। यहाँ पर आना चाहिए 2:1 आना चाहिए। जो नया है यदि हम इसको 2:1 लेंगे तो उस हिसाब से यदि आप हल करोगे तो आपका आंसर आ सकता है। हम उसको करके देखते हैं। ए बराबर नया कितना है 2/3 ऋण 3/6। फिर इसी प्रकार से बी का 1/3 ऋण 2/6। अब यहां पर 6 आया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और ये 1/6 ए का आया। अब यहाँ 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2, तो ये आ गया 6। का मतलब बी ने कोई हिस्सा प्राप्त नहीं किया। उसका सी का हिस्सा कितना था 1/6 था और 1/6 हिस्सा किसने प्राप्त कर लिया? ए ने प्राप्त कर लिया। इसका मतलब यहां पर जो समायोजन प्रविष्टि है, समायोजन प्रविष्टि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आप लोगों को कि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार क्रेडिट होता है, तो देने वाला कौन है? मतलब उसका हिस्सा प्राप्त करने वाला ए है, तो ए का पूंजी खाता डेबिट, सी के पूंजी खाते से, मतलब 5,000 रुपए जो ख्याति की राशि है सी को कौन देगा? ए देगा, और आ जाएगा ख्याति का समायोजन। ठीक है, यहां पर सवाल में ये 1:2 गलत है, वहां आना चाहिए 2:1। तो उस हिसाब से ए पूरा हिस्सा ए प्राप्त कर रहा है और इसीलिए सी को ख्याति जो राशि है वो कौन देगा? ए देगा, तो इसलिए ए का पूंजी खाता डेबिट और सी के पूंजी खाते से। आगे बढ़ेंगे हम। फिर है 17 हो गया 18। 18 में यहीं पर समझा देता हूं मैं उसको, आपको वहां पर तालिका बना के बताना है। ठीक है, तो ये हो गई मद। इसके बाद आपको बताना है कि वो कौन से शीर्षक में आएगी और फिर आपको बताना है कि उसका उपशीर्षक क्या होगा, मतलब हेड एंड सब हेड। ठीक, तो सबसे पहले तो पशुधन, तो पशुधन है गैर चालू संपत्ति, गैर चालू संपत्ति, और उसमें भी मूर्त स्थायी संपत्ति, मूर्त स्थायी संपत्ति। फिर सरकारी बॉन्ड, ये भी गैर चालू संपत्ति, और ये है गैर चालू निवेश, इन्वेस्टमेंट, जो कि स्थायी प्रकृति के हैं। फिर जन निक्षेप, जन निक्षेप है गैर चालू दायित्व, और यहां पर आ जाएगा दीर्घकालीन ऋण, जो कि जनता से दीर्घकाल के लिए ऋण लिया गया है। इस प्रकार से आपको वहां पर मद, आइटम नेम, हेड एंड सब हेड, मद, शीर्षक और उपशीर्षक, इस प्रकार से 3 भाग में बांट के आपको इसको हल करने का है। फिर है अगला क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित सूचनाओं से एक्स लिमिटेड की संचालन से कुल आगम की गणना कीजिए। मतलब यहां पर आपको कंपनी का लाभ हानि खाता बनाना है।
जैसे 11th क्लास में आपने व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाया, तो वो एक एकाकी व्यापारी का था। अब हमें कंपनी का लाभ हानि खाता बनाना है, तो कंपनी के जो आय विवरण है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के भाग 2 के अनुसार आय विवरण बनते हैं। और ये खाते के आकार में नहीं बनते, ये एक स्टेटमेंट होते हैं, एक विवरण होते हैं, जिसमें विवरण चालू वर्ष के आंकड़े और गत वर्ष के आंकड़े ये उसमें हमें देना होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ इनकम्स दी गई है और इस इनकम्स को आपको लाभ हानि खाते में दर्शाना है, मतलब आय विवरण में दिखाना है। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसे हमें करना है। 31 मार्च 2023 को संचालन से कुल आगम की गणना। तो यहां पर हम लिखेंगे 31 मार्च लाभ हानि खाता, जैसे 11th क्लास में आपने लाभ हानि खाता बनाया होगा, तो वहां पर हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, है ना। लेकिन यहां पर क्या आएगा, देखिए संचालन से आय की गणना, मतलब ये लाभ हानि खाता है। 31 मार्च 2000 प्रश्न 31 मार्च 2023 को हम कौन सी तारीख में कर रहे हैं, 31 मार्च 2023 की स्थिति में हमें संचालन से आय की गणना करना है। 31 मार्च 2023 को। अब यहां आएगा विवरण, यहां आएगा नोट नंबर, यहां आएगा 31 मार्च 23 और यहां आएगा 31 मार्च 22। मतलब यहां पर गत वर्ष, ये चालू वर्ष और ये गत वर्ष, हमारे पास चालू वर्ष के आंकड़े, हम चालू वर्ष के आंकड़े लिखेंगे और यहाँ पर सब विवरण लिखेंगे। तो संचालन से आय, मतलब अब आप लोगों को यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लाभ हानि खाते में डेबिट साइड में सारे व्यय लिखते हैं, क्रेडिट में समस्त आय लिखते हैं, संचालन से आय। अब हमें यहाँ पर जो भी प्रश्न के अंदर जितनी भी आय दी है, जो कि लाभ हानि खाते में लिखी जाने वाली जो भी आय है, वो सब आय हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आय है, जैसे दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज, ऋण पर ब्याज जो प्राप्त होता है वो लाभ हानि खाते के क्रेडिट में लिखते हैं, वो आएगा यहाँ पर। विनियोगों के विक्रय से लाभ, स्थायी संपत्ति के विक्रय से जो लाभ होता है क्रेडिट होता है और हानि होती है डेबिट होती है। फिर यह भवन की बिक्री पर लाभ, ये भी वही है। फिर है विविध आय, जितनी भी आय होती है, कमीशन प्राप्त है, लाभांश प्राप्त है, तो ये सब संचालन से आय है और इन संचालन से आय को हमें यहाँ पर लिखना है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर संचालन से कुल आय। अब संचालन से कौन कौन सी आय है, सबसे पहला प्राप्त ब्याज, विनियोगों, ऋण पर प्राप्त ब्याज, ऋण पर प्राप्त ब्याज। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है। अब ये संचालन से कुल आय और दूसरा है अन्य आय। अब इसके लिए नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 इस प्रकार से। अब यदि हम इसको नोट नंबर 1, तो यहां पर आप नोट नंबर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक नोट नंबर बनाना पड़ेगा और उस नोट नंबर के हिसाब से आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये कौन सी आय है।
ऐसे आपको नोट बनाना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं नोट नंबर 1, विवरण राशि और राशि। अब संचालन से कुल आय, तो ऋण पर प्राप्त ब्याज, मतलब हमने जो हेडिंग लिखा संचालन से कुल आय, वो हम यहां पर निकालेंगे और उन सबको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो आपको ऋण पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ, तो 9 लाख रुपए हुआ। ठीक, उसके बाद विनियोगों के विक्रय से लाभ, विनियोगों के विक्रय से लाभ, ये है 75,000। फिर है कमीशन प्राप्त, ₹5,000। लाभांश प्राप्त, ₹28,000। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 980, 10,08,000। और ये हो जाएगी आपकी संचालन से कुल आय। फिर आपको नोट नंबर 2 लिखना है, नोट नंबर 2 फिर बनाना है, और नोट नंबर 2 में आपको एक और आय निकालना है, जिसको हम बोलते हैं अन्य प्रकार की आय या विविध आय जिसको बोलेंगे। तो ऐसे 2 नोट बनेंगे। तो उसमें आएगा भवन के विक्रय पर लाभ। तो भवन के विक्रय पर जो लाभ है वो आएगा 3,60,000। और विविध आय ₹2,000। ये हो जाएगा 3,62,000। ये आ जाएगी अन्य आय। ठीक है, अब ये जो नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 हमने लिखा है कि संचालन से कुल आय, तो नोट नंबर 1 से हमने संचालन से कुल आय निकाली, कितनी आई, 10,08,000। उसे हम यहां पर लिखेंगे 10,08,000। अन्य आय, हमने ये अन्य आय निकाली, कितनी है, 3,62,000। अब किसी व्यक्ति को देखना हो कि ये कहां से आई है, ये 10,08,000 कहां से आया, तो ये नोट नंबर 1 से आया, हमने नोट नंबर 1 डाला। अन्य आय कहां से आई, तो नोट नंबर 2 से आई, तो ये नोट नंबर 2 हमने यहां पर डाला। ठीक है, और इस प्रकार से ये टोटल जो हमारा है ये हो जाएगा संचालन से कुल आगम जो है वो कितना हो जाएगा, 10 लाख और 3 13 लाख और 70,000, 13,70,000 संचालन से आय की गणना ये हमारी आ जाएगी। संचालन से आय, तो जो हमारे से सवाल में जो पूछा गया है कि संचालन से आय की गणना कीजिए, तो इस प्रकार से आपको संचालन से आय निकालना है। तो यहाँ तो हेडिंग आएगा, लेकिन उसका पूरा विवरण आपको साइड में एक नोट बनाना पड़ेगा और उस नोट में आपको देना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। कौन सा, ये आय विवरण बनाने का आया था। अब हम चलेंगे आगे 20 नंबर पे।
एक्स और वाई एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। वे जेड को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। एक नया साझेदार जेड है, उसे 1/4 हिस्से के लिए बनाया, जिसे न्यूनतम 24,000 रुपये लाभ की गारंटी दी जाती है कि भाई उसे वर्ष के दौरान जो भी लाभ होगा उसमें कम से कम 24,000 रुपये का लाभ जरूर मिलेगा। उसी गारंटी के अंतर्गत दिए गए 1/4 भाग से अधिक लाभ की राशि को दोनों पुराने साझेदार 7:3 के अनुपात में वहन करेंगे मतलब कि यदि उसे 24,000 से कम लाभ मिलता है तो वो कम की राशि को जो पुराने साझेदार है एक्स और वाई वो 7:3 में उसको वहन करेंगे। 31 दिसंबर 23 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म को 80,000 रुपए का लाभ होता है। हमें बनाना है लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिखना है 80,000। इन साझेदारों में हमें उसको बांटना है। ठीक है, तो यहां पर आप नया अनुपात निकाल के भी कर सकते हो या फिर पुराने अनुपात के हिसाब से भी कर सकते हो। तो कैसे, जैसे बराबर साझेदार है 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया, उसे 24,000 की गारंटी दी गई और 7:3 उनका हिस्सा है। 80,000 31 दिसंबर 2023 को हम बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक, छोटा सा खाता बनेगा लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो गारंटी दी गई है कि वर्ष के दौरान उसको 24,000 रुपए का लाभ जरूर मिलेगा और वो गारंटी उसकी पूरा करना पड़ेगी। लाभ हानि नियोजन खाता। अब यहां पर जो लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, यहां लिखेंगे लाभ हानि खाता। और लाभ हानि खाते से हम क्या लेकर आ रहे हैं, शुद्ध लाभ ला रहे हैं। कितना ला रहे हैं, 80,000। ठीक है, अब ये 80,000 रुपए में से हमें उनको जो भी बांटना है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। या तो आप नया निकाल लीजिए, अब यहां पर इस लाभ को एक्स वाई और जेड, उसमें इस 80,000 रुपए को आपको बांटना है। ये जो 80,000 है, सवाल तो हो गया खत्म, क्योंकि ये जो लाभ है उस लाभ को हमने तीनों में बांट दिया। 80,000 रुपए, ये सवाल हो गया, लेकिन वर्किंग नोट का अंदर है, मेन काम जो अंदर है। अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, एक्स और वाई तो बराबर है, अनुपात में लाभ बांटते हैं। जेड को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। अब फर्म का जो लाभ है, फर्म का लाभ कितना है, 80,000 है। ठीक है, फर्म का लाभ है 80,000। अब उसमें जेड का हिस्सा कितना है, फर्म के लाभ में जेड का हिस्सा कितना है, तो 1/4, मतलब 80,000 का 1/4, मतलब 4 दूनी 8, तो जेड का हिस्सा आ गया 20,000। ये जब हम लाभ का विभाजन कर रहे हैं तो जेड को कितना मिल रहा है, 20,000। जबकि जो गारंटी जो दी गई है, जो लाभ की गारंटी उसको जो दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 24,000 रुपए की। इसका मतलब जो 4,000 है ये कब मिल रहा है, 4,000 उसे, उसको 24,000 के वर्ष के दौरान उसके 24,000 रुपए लाभ अवश्य मिलेगा। अब जब लाभ हुआ तो हमने बांटा तो 20,000 रुपए इसको मिल रहा है और बाकी साझेदार बराबर बराबर, मतलब 80 में से 20,000 रुपए उसको दे दिया तो बचा कितना, 60 में 30,000 रुपए दोनों बांट लेंगे, 30 इसका
और 30 इसका, ये तो बराबर हो गया। लेकिन इसको मिलना था 4000 और ज्यादा मिलना था। अब ये 4000 प्रश्न के अकॉर्डिंग कि ये 4000 ए एक्स और वाई पुराने साझेदार किस अनुपात में, 7:3 में वहन करेंगे। ये दिया हुआ है ना, 7:3 में वहन करेंगे। तो इस 4000 को 7:3 में, 4000 का 7:3 और y 4000 का 3/10, तो 4 सत्ते 2800 और 4 तिया 1200। x कितना देगा, 4000 का 2800 जो है वो x देगा, मतलब x के लाभ में से हम 2800 रुपए माइनस कर देंगे और y के लाभ में से 1200 रुपए माइनस कर देंगे, और ये दोनों को मिला के जो 4000 है वो z के हिस्से में जोड़ देंगे। तो z का हिस्सा हो जाएगा 24000, ठीक है। और इसके हिस्से में से चला गया तो कितना बचा, 30000 में से 1200 गया, तो ये कितना बचेगा, 28800। यहाँ 30000 में से 2800 गया तो 27200, ठीक है। तो ये x का हिस्सा हो गया, ये y का हिस्सा हो गया और ये z का हिस्सा हो गया। मतलब यहां पर आपको समायोजन थोड़ी हट के करना है। फर्म का लाभ 80000, z का हिस्सा 1/4 मतलब 20000 उसको, जबकि लाभ की गारंटी 24000, तो 4000 कम, ये 4000 कम उसको कौन वहन करेगा, 7:3 में x और y। तो 2800 रुपये x देगा और 1200 रुपये y देगा, जो कि उनके लाभ में से x और y के लाभ में से हमने घटा दिया और z के हिस्से में जोड़ दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे लाभ की गारंटी वाले सवाल प्रश्न में पूछे जाते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनिल लिमिटेड ने 5000 ऋण पत्र 100 रुपए वाले निर्गमित किए, जिन पर 10 रुपए आवेदन पर, 30 रुपए आवंटन पर और शेष प्रथम और अंतिम याचना पर देय है। अब यहां पर हम यहीं पर मिलाते जाते हैं, है ना, कि 5000 ऋण पत्र हैं 100 रुपए वाले, जिन पर 10 रुपए आवेदन पर, 30 रुपए आवंटन पर, 10 और 30 40 और शेष प्रथम याचना पर मतलब 60 रुपए। अब 6000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर क्या है, अति अभिदान हुआ है। मनीष जिसने 500 ऋण पत्र के लिए आवेदन किया था उसे कुछ भी ऋण पत्र नहीं दिए गए, मतलब 500 ऋण पत्रों की आवेदन राशि को लौटा दिया गया। और रोहित जिसने 4000 ऋण पत्र के लिए आवेदन किए थे उसे 3500 ऋण पत्र दिए गए। यहाँ पर अनुपातिक आवंटन किया गया, आधिक्य की रकम आवंटन पर समायोजित की गई, जनरल प्रविष्टियां कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जनरल प्रविष्टि करना है और उसे समझना है। तो सबसे पहले तो हम जनरल का एक फॉर्मेट बना लेंगे। जनरल प्रविष्टि, ठीक, ये आ जाएगी हमारी दिनांक, ये अति अभिधान से रिलेटेड है ना, खाता पृष्ठ, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे फर्स्ट हमारी एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र आवेदन खाते से। अब मैं थोड़ा सा
यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसानी होगी। देखिए, में वर्किंग नोट में हम देख लेते हैं कितने ऋण पत्र हैं। 5,000 ऋण पत्र हैं। 5,000 ऋण पत्र 100 रुपए वाले। ठीक, ये सिंपल सी बात हो गई। 5,000 ऋण पत्र है, 100 रुपए वाले ऋण पत्र हैं जो कि जिनका निर्गमन किया गया। अब 6,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। तो जब आवेदन प्राप्त हुआ, निर्गमन किया गया, तो आवेदन पे 10 रुपए मंगाया गया। 5,000 ऋण पत्र की जगह कितने प्राप्त हो गए? 6,000। इसका मतलब 60,000 रुपए आवेदन पे प्राप्त हो गए। अब इसमें से जब आवंटन किया गया तो 500 ऋण पत्र की राशि को क्या कर दिया गया? उनके द्वारा लौटा दिया गया। और जो बचा जो था 5,500, मतलब आवंटन कितने का किया गया? 30 रुपए का आवंटन किया गया। तो 30 यहां पर हम इसको थोड़ा सा समायोजित कर लेते हैं। ठीक है, ₹10 के हिसाब से 6,000 अंशों ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ 60,000। अब हमें कितना चाहिए था? 10 के हिसाब से 5,000 की 50,000 राशि चाहिए थी। हमें मिली 10,000 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 10 रुपए के हिसाब से अब 1,000 बचे। 1,000 में से 500 अंशों को, मतलब 5,000 को हम आवंटन पर समायोजित करेंगे और 10 रुपए के हिसाब से 500 अंशों की 5,000 राशि को हम क्या कर देंगे? वापिस कर देंगे, ऋण पत्रधारियों को वापिस कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको अलग अलग समझना है कि इसे हम वापिस करेंगे और इसे हम आवंटन पर समायोजित करेंगे। और ये वाली जो राशि है, ये वाली जो राशि है, ये हमारी ऋण पत्रों की राशि है, ओरिजिनल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र आवेदन खाते से, आवेदन पर कितना पैसा मिला? पूरा 60,000 रुपए मिला। तो बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र आवेदन खाते से, क्योंकि आपने जब निर्गमन किया तो आपको आवेदन तो 6,000 अंशों के लिए मिला, तो आवेदन राशि प्राप्त, मतलब आपको 6,000 ऋण पत्रों की राशि प्राप्त हुई। तो जब भी आपने ऋण पत्रों का निर्गमन किया, 5,000 ऋण पत्र जारी किए, 6,000 के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, तो पहले तो यहां लिखना पड़ेगा कि बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र आवेदन, कितने ऋण पत्र प्राप्त हुए? 6,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन राशि प्राप्त हो गई 60,000। अब आप इस 60,000 का क्या करेंगे? तो ऋण पत्र आवेदन खाते को आप डेबिट करो, ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट। अब इस 60,000 को हमने डेबिट कर दिया। अब इसका हमें हिसाब किताब करना है। सबसे पहले तो 60,000 में से आपकी जो ऋण पत्रों की जो राशि थी, ऋण पत्र खाते से आपकी मूल ऋण पत्रों की राशि कितनी थी? 5,000। तो 5,000 के हिसाब से 50,000 रुपए तो आप उसमें ऋण पत्र खाते में चला गया, क्योंकि ओरिजिनल आपके 5,000 ऋण पत्र हैं। 10 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए आपका ऋण पत्र में चला गया। अब बचा 10,000। 10,000 में से आप क्या कर रहे हैं? आवंटन खाते से आप जब आवंटन करेंगे उस पर आप 5,000 का समायोजन करेंगे और रोकड़ खाते से 5,000 रुपए को आप क्या कर रहे हो?
आप उसको लौटा रहे हो। भाई रोकड़ आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट। तो 5,000 जो 10,000 एक्स्ट्रा राशि है, तो आप 500 ऋण पत्रों की राशि आवंटन पर समायोजित कर लेंगे, 500 ऋण पत्र की राशि आप लौटा रहे हैं। ठीक है, तो अति अभिदान का समायोजन। ठीक है, आपने यहाँ पर अति अभिदान का समायोजन कर लिया और ऋण पत्र की राशि को, उस आवेदन राशि को ऋण पत्र खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब हम तीसरी स्टेप पर चलेंगे, मतलब जो अगली आवंटन वाली। तो आवंटन पर आप मांग करेंगे ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट ऋण पत्र खाते। अब आप ऋण पत्र पर जब राशि मांगेंगे आवंटन पर, तो आवंटन पर कितना पैसा मांगा जा रहा है? 30 रुपए। और आपके ऋण पत्र कितने हैं? 5,000। मतलब आपको 5 तिया 50, 5 तिया 5 तिरे 15, मतलब 1,50,000 रुपए। इतना पैसा आपको मिलना चाहिए। लेकिन आप इसमें से जो आवेदन राशि है, एक्स्ट्रा आवेदन राशि जो आवंटन पर आप समायोजित कर रहे हैं 5,000 रुपए, 30 अंशों की 5 जो आवेदन राशि जो थी कि 10 रुपए के हिसाब से 500 अंशों की 5,000 रुपए राशि माइनस कर दी जाएगी। तो 1,45,000 रुपए। यहां पर आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 5,000 रुपए तो आपने पहले ही आवंटन के लिए समायोजन के लिए रख लिया है। तो आपको यहां पर मिलेगा, मतलब आप तो पहले तो यहां कितना डिमांड करोगे? 1,50,000 रुपए फुल डिमांड करोगे। क्या आपने भाई आवेदन पर आप कितना मांग रहे हैं? 30 गुणित 5 मतलब 1,50,000 रुपए मांग रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आवंटन दे। लेकिन जब आपको पैसा मिलेगा तो बैंक खाता डेबिट, आपके बैंक खाते में कितना पैसा आएगा? 1,45,000 आएगा। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपए आप पहले ही आवेदन राशि यहां पर ले चुके हो। तो 1,45,000 रुपए आपको मिलेगा। और 5,000 कहां गया? तो ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, आपने आवेदन पे जो 5,000 रुपए रखा था वो ऋण पत्र आवंटन खाते से, ये हो जाएगा 1,50,000। मतलब आपने 1,50,000 आवंटन पर मांगा, उसमें से आपको 1,45 मिला। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपए तो आपने आवेदन पर पहले ही रख लिया था। एक्स्ट्रा जो पैसा अति अभिदान मिला था उसमें से 5,000 आपने रख लिया था कि भाई आवंटन पर समायोजित करेंगे, और 5,000 आपने लौटा दिया था ऋण पत्रधारियों को। तो यहां पर आवंटन राशि प्राप्त। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी? अब बची फर्स्ट और फाइनल कॉल। कितने रुपए की? 30 और 10 40, 60 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बची है, उसे हम यहां पर कर लेते हैं। तो 30 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या होगी हमारी? कौन सी एंट्री होगी? 5वीं। ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट। 30 रुपए के कितने? 60 रुपए के हिसाब से, तो 60,000 गुणित 60 गुणित 5, तो ये कितने की हो जाएगी? 3,00,000 रुपए की हो जाएगी। ऋण पत्र खाते से प्रथम व अंतिम याचना से
फिर 6 नंबर पे बैंक खाता डेबिट, ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना, ठीक है, याचना राशि प्राप्त। इस प्रकार से यहां पर ये आनुपातिक आवंटन वाला क्वेश्चन था कि आपको यहां पर जो अति अभिदान मिला 1000 ऋण पत्रों की अति आवेदन राशि जो मिली है, उसमें से 500 ऋण पत्रों की जो आवेदन राशि आपने आवंटन के लिए रख ली और 500 ऋण पत्रों की राशि को आपने लौटा दिया। फिर आवंटन जब किया तो यहाँ पर बैंक में आपको 5000 और 500 ऋण पत्रों की 10 रुपए के हिसाब से 5000 कम मिला, तो हमने इसलिए यहाँ पर ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट कर दिया। क्लियर? जो आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाले पॉइंट को क्लियर कर, तो हम उसको फिर से रिपीट अगले क्लास में हम रिपीट कर देंगे उसको, क्योंकि क्वेश्चन इन्हें बार बार हमें समझना पड़ेगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन कि अनंत लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 6% 8000 ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किए। इन पर 20 रुपए आवेदन पे, 50 रुपए आवंटन पर बट्टा सहित और 30 रुपए प्रथम अंतिम याचना पर दिए थे। कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि करना है। ये डिस्काउंट वाला है, ऋण पत्रों का निर्गमन डिस्काउंट पर किया जा सकता है, ठीक है। तो अनंत लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि हमें करना है। तो यहां पर ठीक है, सबसे फर्स्ट अब ऋण पत्रों का निर्गमन डिस्काउंट पर किया जा रहा है ना। तो क्या दिया है, कितने ऋण पत्र हैं, 8000 ऋण पत्र हैं। कितने प्रतिशत, 6%, 8000 ऋण पत्र, 6%, 8000 ऋण पत्र 100 रुपए वाले कितने प्रतिशत डिस्काउंट पर, 10% बट्टे पर निर्गमित, ठीक है। ये लाइन आपको बना लेना है। कितने ऋण पत्र, ऋण पत्र का नाम क्या है, 6% ऋण पत्र। कितने ऋण पत्र हैं, 8000। एक ऋण पत्र की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, और उसे निर्गमित किया जा रहा है 10% पर, मतलब कि 10 रुपया प्रति ऋण पत्र डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आवेदन राशि कितनी है, तो 10 रुपए आवेदन पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो बैंक खाता, बैंक खाता, अब 10 गुणित 8000, ये डेबिट, तो कितना हो जाएगा, 80,000। अब हर उसमें लिखना पड़ेगा 6% ऋण पत्र आवेदन से, और ये आ जाएगा आवेदन राशि प्राप्त, ठीक है। उसके बाद है इसी को डेबिट करेंगे, 6% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 6% ऋण पत्र खाते, इसी आवेदन राशि को हमने क्या कर दिया, ऋण पत्र खाते में ट्रांसफर कर दिया, ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित,
ठीक है, आपको आवेदन राशि प्राप्त हुई और उस आवेदन राशि को हमने ऋण पत्र खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब आवंटन पर, तो आवंटन कितने रुपए का किया गया? आवंटन किया गया 50 रुपए का। तो 6% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 6% ऋण पत्र अब यहां बट्टे पर निर्गमन किया जा रहा है। ऋण पत्र के निर्गमन पर पट्टा खाता डेबिट, 6% ऋण पत्र खाते से। अब देखिए यहां पर 50 रुपए मांगा जा रहा है ना, तो 8,000 गुणित 50, तो कितना हो गया? 4 लाख रुपए हो जाएगा। 3, 4 और 5, 4 लाख रुपए ऋण पत्र की राशि होती है। लेकिन इसमें 10 रुपए क्या है? तो 8,000 के हिसाब से 40 रुपए, मतलब 3,20,000 रुपए आपके ऋण पत्र की राशि है और 8,000 के हिसाब से 80,000 रुपए आपका डिस्काउंट है। इसको ऐसा बांटना पड़ेगा, 3,20,000 और 80,000। जब भी ऋण पत्रों का डिस्काउंट पर निर्गमन किया जाए तो ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट, ऋण पत्र खाते से। ऋण पत्र की जो मूल राशि वो थोड़ी ना कम होगी भाई, वो तो कितने का है? 50 रुपए का है, ठीक है। अब 50 रुपए के हिसाब से 4 लाख हो रहा है, लेकिन आप 3,20,000 ले रहे हो, 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। तो आवंटन राशि दी, आवंटन राशि, अब ये राशि मिलेगी तो क्या आएगा? बैंक खाता डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा? जो आपने आवंटन मांगा है कितना? 3,20,000 का, मतलब डिस्काउंट काट के, और प्रीमियम में डिस्काउंट जोड़ के पैसा मिलता है। तो 6% ऋण पत्र आवंटन खाते से, ये 3,20,000 रुपए आवंटन राशि प्राप्त। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी याचना बची? आवेदन हो गया, आवंटन हो गया, 30 रुपए की प्रथम और अंतिम याचना बची है, उसे हम कर लेते हैं। तो क्या आएगा 5वें नंबर पर? 6% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना डेबिट। कितने रुपए की? 5, 50 और 20 रुपए आवंटन पर है ना, आवेदन पर 20 रुपए है, तो 8 दूनी 16 आएगा यहां पर। एक लाख 60,000, 1,60,000, 1,60,000 और 1,60,000, मतलब 20 और 50 70। अब ये 30 रुपए के हिसाब से, तो ये 8 तिया 24, 2,40,000। 6% ऋण पत्र खाते से याचना राशि दे, याचना राशि
और इसी प्रकार से बैंक खाता डेबिट 6% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना से। यह आ जाएगा याचना राशि प्राप्त। ठीक है, इसके पहले वाला हमने आनुपातिक आवंटन वाला देखा और इसमें उन्होंने दिया था डिस्काउंट वाला, क्योंकि अंशों का डिस्काउंट पर निर्गमन नहीं होता ऋण पत्रों का। तो आप हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट वाला डेबिट होता है, आवंटन के समय पर डिस्काउंट डेबिट होता है और प्रीमियम क्रेडिट होता है पहली वाली एंट्री में, आवंटन वाली में, है ना। इतना ध्यान रखना कि जब भी डिस्काउंट या प्रीमियम वाला सवाल होता है तो डिस्काउंट तो ऋण पत्र पर होगा, लेकिन वो आवंटन में पहली वाली जो एंट्री होती है उसमें डेबिट होगा और प्रीमियम हमेशा कहाँ होता है, आवंटन में क्रेडिट होता है। ठीक है, और प्राप्त कितना होगा, जितना आपने आवंटन पर मांगा है। ठीक, तो ये था हमारा सेट बी, अकाउंटेंसी का सेट बी। अब इसके बाद में हमारे और अगली जो क्लास है उस क्लास में और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक के हैं, प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते जाएंगे यूनिट वाइज, और भी लास्ट ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको भी हल करेंगे। तो अगली क्लास में हमारे साथ बने रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले फिर वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।